हमारे सेशन का नाम है जन्नत की हकीकत क्या है, और मुझे लगता है जन्नत की एक हकीकत क्लाइमेट चेंज भी है। कश्मीर श्रीनगर में बैठकर डल के किनारे इतनी कड़ी धूप। लेकिन इफ्रा, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या है जन्नत की हकीकत? क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं वो ये भी आते हैं कि अरे आप लोग कहते हैं टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि कश्मीर बदल रहा है, कहते हैं कि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं उससे नहीं कश्मीर बदल रहा है। क्या बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, या बदल रहा है तो आपके हिसाब से नहीं बदल रहा है? श्वेता जी, अभी एलजी साहब यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इतनी साफ डल झील नहीं देखी। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि हमने कभी इतनी खाली डल झील पिछले 30 साल में नहीं देखी जहाँ एक भी शिकारा डल झील में नहीं चल रहा हो। हमने भी कभी कश्मीरी ने इतनी साफ डल झील और इतनी खाली डल झील कभी नहीं देखी है। जो ये टूरिस्ट नंबर्स कहते हैं, आपको ये नहीं कहते कि मई के बाद ये सारे, जून के बाद सारे टूरिस्ट रास्ते ये पहलगाम में, सोनमर्ग में, अलग अलग जगहों पे रुका के पूरा टूरिस्ट फ्लो जम्मू और कश्मीर का सिर्फ 4 महीने का कर देते हैं। 20 लाख आपके यहाँ पे लोग हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये तो टूरिज्म का झूठ हुआ। ये एक महिलाओं की पैनल है, महिलाओं की बात करते हैं। जब 370 हटा, हमारे कंधे पर बंदूक तो इन्होंने चला दी, बोला कि आप महिलाओं के लिए 370 को हटाएंगे। पहली चीज जो इन्होंने की, यहाँ पे एक विमेंस कमीशन हुआ करता था श्वेता जी, उस विमेंस कमीशन को इन्होंने खत्म कर दिया। आज जम्मू और कश्मीर में महिलाओं की बेरोजगारी 48% है। जो बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में है। यही है ना, कहेंगे मुसलमान औरतों के लिए हम बात करेंगे, मुसलमान औरतों को बेरोजगार करने वाले भी तो आप ही हैं। आप हमारी बात क्यों करेंगे? आप कश्मीरी औरतों की बात किस मुंह से करते हैं? जहाँ तक बात आती है विमेन एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, क्यों मैं विमेन की बात कर रही हूँ? चूंकि एक विमेन पैनल है। आप एम्पावर, एलजी साहब ने बात की, बोला 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ, ये हुआ। सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दीजिए श्वेता जी, मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि जम्मू और कश्मीर में किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से, सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने इंश्योर किया है कि इस इलेक्शन का धीरे धीरे कोई मतलब ही ना रहे। पहले जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक मुहिम चलाई महाराजा के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए, पहले एक प्रॉक्सी पार्टी बख्शी को खड़ा किया, दूसरी प्रॉक्सी पार्टी गुलाम मोहम्मद सादिक को खड़ा किया। उसके बाद 1984 में फिर से हमारी सरकार को गिराया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1987 में रिगिंग करके, जो यहाँ इल्तिजा जी बैठी थी, मैं उनसे सवाल करना चाहती थी कि 1987 में तो आपके नाना जी या आपके पार्टी प्रेसिडेंट वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब 1987 में आप रिगिंग की बात करती है, जम्मू और कश्मीर में वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंश्योर किया कि कोई आगे ना आए। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेजोल्यूशन पास करती है ऑटोनॉमी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आप लोगों की इतनी हिम्मत कि आप हमको आंखें दिखाते हैं। एक मिलिट्री के दफ्तर में पीडीपी का जन्म होता है, ये सबको पता है ये असलियत। उसके बाद टू इंश्योर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कभी हिम्मत ना रहे दिल्ली से मुकाबला करने का, यहाँ की ज़मीन के लिए, यहाँ की जॉब के लिए। उसके बाद जब इनको लगता है पीडीपी भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, अब तो ये बी टीम ठीक नहीं है, उसके बाद एक और 2018 में बी टीम खड़ी होती है। फिर राम माधव जी यहाँ आके कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, हम बीजेपी फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं। अब आपके नए, उसके बाद और एक टीम आती है, रविंदर रैना साहब कहते हैं यहाँ पे कश्मीर में हमारा जो चिन्ह होगा वो बैट और बॉल होगा। उसके बाद आके कहते हैं अब आज नई एक बी टीम निकल गई है जिन्हें अचानक से 20 दिन के लिए कैंपेन करने के लिए बेल दी है। आप महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं महिलाओं का वोट आप 10-10, 100-100, 500-500 टुकड़ों में बांटते हैं। क्या ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है महिलाओं की? पर मैं शबनम से पूछूं उससे पहले, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब आपको बीजेपी की बी टीम लग रहे हैं यहाँ पर? इफ्रा जी देखिए, एक सिलसिला जो यहाँ पे रहा है, मैंने आपको बार बार कहा कि क्या बख्शी साहब जो थे इलेक्शन जीत के आए थे? जब सादिक साहब ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में कन्वर्ट किया, क्या वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर था? आप तो 1987 की बात करते हैं, आप बख्शी के इलेक्शन की, सादिक के इलेक्शन की, 1984 के इलेक्शन की, राम माधव साहब के अपने बयान की कि हम बीजेपी फ्रंट क्रिएट करेंगे। मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाऊंगी। रविंदर रैना साहब के अपने बयान की, जहां कहते हैं कि यहाँ पे हमारा निशान बैट और बॉल होगा। आप मुझे ये बताइए,
आज इंजीनियर रशीद साहब के लिए बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अनंतनाग वेस्ट के एमएलए के कहते हैं इंजीनियर रशीद तो सो नहीं, मतलब इंजीनियर भी हमारा है, ये उनका बयान आया है। मुझसे क्यों पूछती हैं आप कि आप इनको प्रॉक्सी पार्टी क्यों कहते हैं? बीजेपी के लीडरों से पूछे ना, आप प्रॉक्सी पार्टी इनको क्यों बोलते हैं? दो पार्टीज को छोड़कर बाकी सब आपको लग रहा है कि आप बीजेपी से पूछे कि आप लोग इनको, आपके लीडर्स इनको प्रॉक्सी करार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्यों देते हैं? ठीक है शबनम, ये बताइए कि 35A और साथ में 370, उस समय वाकई जो इफ्रा कह रही हैं वो बातें हुई कि महिलाओं को जो अधिकार नहीं है, चाहे इनहेरिटेंस की ही बात हो, वो कश्मीरी महिलाओं को वो अधिकार दिया जाएगा यहाँ पर लीगली मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, मिल रही हैं, क्या महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? जी, महिलाओं की स्थिति का सवाल नहीं है, सवाल कश्मीर और कश्मीरी का है। मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए 370 और 35A वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात से हुई कि यूनियन टेरिटरी का डिमोशन किया, हमको डिमोट किया गया फ्रॉम स्टेटहुड टू यूनियन टेरिटरी। वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, क्योंकि इस तरह से ये लगा कि भाई हमारी हैसियत क्या है? क्या ये मैसेज आया वहाँ से कि ले कश्मीरी स्टेटहुड भी लिया, जैसी क्या करोगे तुम? पर अब जो मैं ये बातें सब सुन रही, मैं यहाँ ये समझ के आई हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ आज बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कश्मीरी है और इसकी इंटीग्रेशन है विद द कंट्री। ये जो हंगामा बरपा हुआ है अभी पीडीपी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इल्तिजा यहाँ है, मैं इनकी पर्सनली इनके लिए नहीं कह रही हूँ। तो कल से जो ये हंगामा शुरू हुआ है इंजीनियर रशीद के लिए, मुझे ये लगता है पता नहीं, दे शुड बी हॉल्ड अप फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑल दीज हेड्स ऑफ दीज पार्टीज। हाउ डेयर दे से दैट कोर्ट ने ये बीजेपी के कहने पे किया, अगर किया भी होगा, लेकिन आप इनकी हकीकत जान लीजिए कि ये कह रहे हैं जी कोर्ट ने किया है। आई थिंक द कोर्ट्स इन दिल्ली शुड इनिशिएट सुमोटो कंटेम्प्ट अगेंस्ट द पार्टी चीफ्स, और अगर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट साबित होता है, ये तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। ये क्या तरीका है? किसी को कोर्ट ने बेल दी है और आप हर एक को कह रहे हैं ये बी टीम है बीजेपी की। ये डिस्कोर्स गलत है। सब कश्मीरियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, गो एंड वोट। आप सब लोग निकल आइए, हज़ारों की तादाद में निकल आइए और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। आप जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, आप कैंडिडेट को कामयाब करें और उनसे कहें जो भी उनका एजेंडा है, जो वो बात करना चाहें आप करें, लेकिन आप वोट कीजिए और निकल आइए। सारे कश्मीर को निकलना चाहिए एंड दे शुड कम इन लार्ज नंबर्स। किसी एक कश्मीरी को घर में नहीं रहो, जो भी कैंडिडेट आपको चूज़ करना है चूज़ कीजिए, लेकिन ऐसा मैंडेट दीजिए ताकि आगे की जो सरकार आए वो आपके लिए बोल पाए। अभी एलजी साहब का मैं सुन रही थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी सब कुछ हुआ नेगेटिव हुआ, कुछ बातें ज़रूर ठीक हुई। यहाँ अकाउंटेबिलिटी हुई, ऑफिसेज में लोग जाते नहीं थे, थोड़ा सा वो डिसिप्लिन हुआ। हम इसके हक में भी हैं कि अगर यहाँ पे अनअकाउंटेड वेल्थ आया तो क्यों नहीं सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। हमारी जनरेशन्स उससे डिस्ट्रॉय हो रही हैं। बट लेकिन ये कहना कि हमारी वजह से फिर यहाँ पर पीस है, पीस नहीं है श्वेता। तो क्या हुआ? पत्थरबाजी नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग से पीस है? नहीं है। क्या मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म हुई है? नहीं हुई है। क्या यहाँ वायलेंस है? बहुत वायलेंस है। ये कहना कि भाई उसको उठाया, इसको उठा, अगर मेरे नज़दीक में अगर है भी, भाई सेंटर में इस वक्त बीजेपी हुकूमत में है, तो कल को अगर कोलिएशन होगा या हंग असेंबली होगी तो ये लोग भी तो सेंटर से ही बात करेंगे। अब इनका ये शायद गिला है इन दोनों पार्टियों का कि भाई सिर्फ हमसे ही बात करो और किसी से बात ना करो।